हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग बीए 6 सेमेस्टर के शिक्षा शास्त्र विषय का अध्ययन करेंगे और आज की क्लास में मैं पेपर 2 का अध्ययन कराऊंगा। पेपर 1 में हम लोगों ने 4 पार्ट का अध्ययन कर लिया, यानी 4 यूनिट का अध्ययन हम लोगों ने कर लिया है। अब मैंने सोचा कि सेकेंड पेपर के भी कुछ टॉपिक का भी अध्ययन साथ साथ में कराते चला जाए। तो जैसे कि देखिए, सेकेंड पेपर आप लोग का है माइलस्टोन्स ऑफ इंडियन एजुकेशन, यानी भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में जो मील के पत्थर हैं, यानी भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में कौन कौन सी योजनाएं, कौन कौन सी परियोजनाएं सरकार के द्वारा चलाई गई है और कौन कौन से संस्थान जो हैं अपने देश में महत्वपूर्ण भूमिका शिक्षा के क्षेत्र में अदा कर रहे हैं, उनके बारे में अध्ययन करना है। उसके साथ साथ फिर हम लोग को भारत में शिक्षा व्यवस्था में किस प्रकार से टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाए, इसका भी अध्ययन करना है। इसका मैंने सारा चीज आपको सिलेबस में बता दिया था। तो जो है यूनिट 1 हमारे इस पेपर का सबसे पहले है कि भारत की जो कुछ प्रमुख परियोजनाएं हैं, योजनाएं हैं, उनके बारे में अध्ययन करना है जो शिक्षा से संबंधित चलाई गई थी अपने देश में। उनमें से बहुत सारी योजनाएं जो हैं अभी भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही हैं। तो चलिए आइए देखते हैं ये कौन कौन सी योजनाएं हैं जिनमें हम लोग को देखिए सबसे पहले आईसीडीएस के बारे में पढ़ना है, यानी एकीकृत बाल विकास योजना, जिसको समन्वित बाल विकास योजना के नाम से भी जाना जाता है। और उसके बाद फिर सर्व शिक्षा अभियान, उसके बाद है माध्यमिक शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, उसके बाद फिर देखिए आरटीई है, उसके बाद रूसा है। तो ये सारी जो योजनाएं हैं इन सबको हम लोग को पढ़ना है। तो आज की क्लास में हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले एकीकृत बाल विकास योजना, जिसको हम लोग आईसीडीएस के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए, आप लोगों ने इस योजना के बारे में देखा होगा, बहुत सारे स्कूलों पे, आंगनवाड़ी केंद्रों पे इस प्रकार की फोटो लगी रहती है। तो ये देखिए इसी योजना से संबंधित है। अब देखिए ये योजना है क्या, इसको देख लेते हैं। हाँ, देखिए एकीकृत बाल विकास योजना यानी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। यह योजना देखिए अपने देश की यानी भारत सरकार की एक प्रमुख सामाजिक कल्याण योजना है। इसे भारत सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 1975 में शुरू किया गया था, यानी गांधी जयंती के दिन 1975 में इसकी शुरुआत की गई थी। यह योजना विश्व की सबसे बड़ी और अनूठी प्रारंभिक बाल विकास कार्यक्रमों में से एक है। यानी यह जो स्कीम है ये वर्ल्ड लेवल की एक स्कीम है जो प्रारंभिक बाल्यावस्था के लिए शुरू की गई थी अपने देश में। यह योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आती है और इसे आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से लागू किया जाता है। यानी ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और किसके द्वारा इसको क्रियान्वित किया जाता है, तो अपने देश में जो विभिन्न प्रकार के आंगनवाड़ी केंद्र हैं उनके द्वारा इसे लागू कराया जाता है। अब देखिए इस योजना को शुरू करने के क्या क्या उद्देश्य है। देखिए सबसे पहला उद्देश्य क्या है कि भारत में बच्चों में कुपोषण और मृत्यु दर को कम करना। दूसरी चीज है गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को उचित पोषण और स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना। तीसरा है 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के समग्र विकास को सुनिश्चित करना। बच्चों को प्राथमिक शिक्षा के लिए तैयार करना। महिलाओं को स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता के प्रति जागरूक करना। यानी ये इस योजना की 5 महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। इन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। अब देखिए ये जो आईसीडीएस है यानी एकीकृत बाल विकास योजना, इसके कौन कौन से घटक हैं, यानी मेन कंपोनेंट्स इसके कौन कौन से हैं। तो देखिए सबसे पहला जो इसका कंपोनेंट है वह है पूरक पोषण यानी सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम। इसमें देखिए होता क्या है कि 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों को पोषण युक्त भोजन उपलब्ध कराया जाता है। यानी इस योजना के तहत जिन बच्चों की उम्र 6 माह से लेकर 6 वर्ष के भीतर की होती है उनको आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से पोषण युक्त भोजन की उपलब्धता कराई जाती है।
उसके अलावा देखिए गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों को विशेष आहार उपलब्ध कराया जाता है, यानी जो बच्चे कुपोषित होते हैं उनके लिए विशेष प्रकार का आहार उपलब्ध कराया जाता है। इसके अलावा गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी पौष्टिक आहार दिया जाता है। ये सब आप लोगों ने देखा होगा कि आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से घर पर महिलाओं को ये सब चीजें दी जाती है। दूसरा कंपोनेंट इसका है, देखिए इसके अंतर्गत टीकाकरण कराया जाता है जिसको इम्यूनाइजेशन कहते हैं। इसमें देखिए जो बच्चे होते हैं छोटे 6 महीने से 6 साल के बीच वाले, उनको देखिए डिप्थीरिया का, टेटनस का, पोलियो का, टीबी का, खसरा का, इन सब का टीका लगवाया जाता है जिससे इन बीमारियों की वजह से उनकी किसी भी प्रकार की हानि न हो। उसके अलावा देखिए जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको भी टिटनेस और अन्य आवश्यक टीके लगाए जाते हैं। इसके अलावा देखिए तीसरा कंपोनेंट है इसका स्वास्थ्य जांच, हेल्थ चेकअप। बच्चों और गर्भवती महिलाओं की नियमित स्वास्थ्य जांच की जाती है और गंभीर कुपोषित बच्चों की पहचान कर उन्हें विशेष इलाज दिया जाता है। यानी ऐसे कोई बच्चे हैं अगर वो गंभीर रूप से बीमार हैं या कुपोषित हैं तो उनके लिए विशेष प्रकार की इलाज की सुविधा प्रदान की जाती है। इसका अगला कंपोनेंट देखिए क्या है, पूर्व विद्यालय शिक्षा यानी प्री स्कूल एजुकेशन। जो बच्चे 3 वर्ष से 6 वर्ष के उम्र के होते हैं उनको आंगनवाड़ी केंद्रों में निःशुल्क अनौपचारिक शिक्षा प्रदान की जाती है। यानी यहीं से छोटे बच्चों को शिक्षा की शुरुआत कर दी जाती है और उनको आंगनवाड़ी केंद्रों में अनौपचारिक माध्यम से यानी खेल कूद के माध्यम से, विभिन्न प्रकार के कविता कहानियों के माध्यम से इनको पढ़ाना लिखाना शुरू किया जाता है। इससे बच्चों का मानसिक और सामाजिक विकास बहुत आसानी से धीरे धीरे होना शुरू हो जाता है। फिर देखिए अगला इसका कंपोनेंट क्या है, स्वास्थ्य और पोषण जागरूकता यानी हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एजुकेशन। इसके द्वारा देखिए महिलाओं को संतुलित आहार, स्वच्छता, स्वास्थ्य देखभाल, स्तनपान और परिवार नियोजन की जानकारी प्रदान की जाती है जिससे उनको जागरूक किया जाता है। यानी ये सब चीजों के बारे में उनको बताया जाता है और इनके प्रति उनको जागरूक किया जाता है। अगला देखिए कंपोनेंट क्या है, रेफरल सेवाएं यानी गंभीर रूप से बीमार बच्चों और महिलाओं को उन्नत चिकित्सा सुविधाओं के लिए उच्च स्तरीय स्वास्थ्य केंद्रों में रेफर किया जाता है। यदि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको कोई गंभीर बीमारी हो गई है तो उनको उच्च स्तर के स्वास्थ्य केंद्र जो सरकार के द्वारा चलाए गए रहते हैं वहां पर रेफर कर दिया जाता है। तो देखिए इसके अंतर्गत ये मुख्य 6 कार्य जो है किए जाते हैं और यही इसके मेन कंपोनेंट्स भी कहे जाते हैं। अब देखिए इसकी कार्यान्वयन प्रणाली क्या होती है, इसको कार्यान्वयन कैसे किया जाता है। तो देखिए इसको कार्यान्वित करने के लिए एक आंगनवाड़ी केंद्र होता है जिसको देखिए AWC के नाम से जाना जाता है। यह हर गांव और शहरी क्षेत्र में आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में स्थापित किया गया रहता है जहां पर सभी ICDS सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है। यानी इन्हीं आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से ये ICDS सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है। इसमें देखिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होता है या कार्यकर्ती होती है, उसको देखिए AWW के नाम से शॉर्टकट में जाना जाता है यानी आंगनबाड़ी वर्कर। इसके लिए जो स्थानीय महिलाएं होती हैं उन्हीं को चुना जाता है और जो समुदाय के लोगों को स्वास्थ्य और पोषण के प्रति जागरूक करती हैं। यानी ये जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती होती हैं ये उन्हीं स्थानीय से जगहों से चुनी जाती हैं जहां पर आंगनबाड़ी केंद्र को स्थापित किया जाता है और ये उस क्षेत्र के लोगों को जागरूक करती हैं और उनको ICDS संबंधित जो सुविधाएं रहती हैं वो प्रदान भी करती हैं। इसके अलावा देखिए ये क्या करती हैं, यह आंगनबाड़ी केंद्रों की देखभाल करती हैं, बच्चों एवं महिलाओं को पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करती हैं, बच्चों और गर्भवती महिलाओं की नियमित स्वास्थ्य निगरानी करती हैं। इनके साथ देखिए एक सहायक भी होती है जिसको सहायिका के नाम से जाना जाता है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की सहायता करती है, भोजन पकाने और पोषण सेवाओं के वितरण में उसकी मदद करती है। इसके अलावा आंगनबाड़ी केंद्र की साफ सफाई का भी ध्यान रखती है।
तो ये जो है 3 इसके क्रियान्वयन के लिए महत्वपूर्ण चीजें हैं। सबसे पहले एक आंगनबाड़ी केंद्र होता है, उसमें फिर एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ती होती है और उसके साथ एक सहायिका होती है। तो इन्हीं के द्वारा इसको कार्यान्वित किया जाता है। अब देखिए हाल में आईसीडीएस में कुछ प्रमुख सुधार और नई पहलें की गई हैं। देखिए वो पहले क्या क्या है कि पहली चीज देखिए सरकार के द्वारा राष्ट्रीय पोषण मिशन चलाया गया था 2018 ईस्वी में, और इस योजना का उद्देश्य 2022 तक भारत में कुपोषण को समाप्त करना है। इसमें तकनीक आधारित मॉनिटरिंग और डेटा ट्रैकिंग की जाती है, यानी इसमें टेक्निक के माध्यम से टेक्नोलॉजी का उपयोग करके भारत में जो छोटे बच्चे हैं उनको कुपोषण से बचाने के लिए बहुत सारे उपाय किए जाते हैं। तो इसको भी इसी आईसीडीएस के अंतर्गत ही संचालित किया जाता है। उसके बाद देखिए सखी आंगनबाड़ी नामक ये योजना भी इसमें चलाई जा रही है। इसमें आंगनबाड़ी केंद्रों को डिजिटल रूप से सक्षम बनाया जा रहा है, यानी जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं उनका डिजिटाइजेशन किया जा रहा है, यानी तकनीक से जोड़ दिया जा रहा है उनको। तो उससे क्या होगा कि उसकी परफॉर्मेंस और भी बेहतर हो जाएगी। इसके अलावा देखिए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना शुरू की गई है और उस योजना को भी इसी आईसीडीएस के माध्यम से ही क्रियान्वित किया जा रहा है। इस योजना में गर्भवती महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, यानी जो महिलाएं इस प्रकार से गर्भवती वाली होती हैं उनको सरकार के द्वारा आर्थिक सुविधा प्रदान की जाती है। इसके बाद देखिए पोषण 2.0 एक योजना चालू की गई है सरकार के द्वारा, जिसमें पूरक पोषण कार्यक्रम को और प्रभावी बनाने के लिए शुरू किया गया एक नया अभियान के रूप में जाना जाता है। यदि यह एक नया अभियान है जो पोषण को बेहतर तरीके से बच्चों को प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और यह प्रभावी भी होता है। इसके अलावा देखिए एसएनपी यानी सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम का भी इसमें समन्वित किया गया है और इसको डिजिटल किया गया है, यानी लाभार्थियों के डेटा को डिजिटल रूप से प्रबंधित किया जा रहा है इसके माध्यम से, और आंगनबाड़ी केंद्रों को स्मार्ट और डिजिटल बनाया जा रहा है, यानी इसके माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्रों को स्मार्ट बनाया जा रहा है, टेक्नोलॉजी का उपयोग कराया जा रहा है और उनका डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है। अब देखिए जो आईसीडीएस योजना है उसका क्या लाभ है। तो यह योजना देखिए भारत में बाल मृत्यु दर यानी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जिसको आईएमआर के नाम से भी शॉर्टकट में हम लोग जानते हैं, और मातृ मृत्यु दर यानी मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, जिसको एमएमआर के नाम से जाना जाता है, इसको कम करने में सहायक रहती है। इसके अलावा देखिए गरीब और कमजोर वर्ग के बच्चों और महिलाओं को संतुलित पोषण और स्वास्थ्य सुविधाएं इसके माध्यम से मिल रही हैं। इसके अलावा प्रारंभिक शिक्षा के कारण बच्चों की सीखने की क्षमता में सुधार हो रहा है, यानी जो बच्चे गरीब घर के हैं जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, तो उन घर के बच्चों को ये आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से पूर्व प्रारंभिक शिक्षा प्रदान की जाने के वजह से इनके सीखने की क्षमता में सुधार हो रहा है। इसके अलावा बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। तो ये सारे जो हैं इस योजना के महत्वपूर्ण लाभ हैं। अब देखिए इससे हम निष्कर्ष क्या प्राप्त कर रहे हैं कि यह जो एकीकृत या समन्वित बाल विकास योजना है भारत में बच्चों और माताओं के समग्र विकास के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। यह योजना न केवल बच्चों के पोषण और शिक्षा को सुनिश्चित करती है, बल्कि समाज में महिलाओं की भूमिका को भी मजबूत बनाती है। यानी इससे छोटे बच्चे और उनके साथ साथ महिलाओं को भी सशक्त बनाया जा रहा है, उनको स्वस्थ बनाया जा रहा है, उनको जागरूक बनाया जा रहा है। यह योजना खासकर ग्रामीण और गरीब समुदायों के लिए वरदान के रूप में साबित हुई है। सरकार द्वारा इस योजना में निरंतर सुधार और नई तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है, जिससे इसको और भी प्रभावी बनाया जा रहा है। इसके निरंतर सुधार और विस्तार से भविष्य में कुपोषण
और बाल मृत्यु दर को और भी कम किया जा सकता है और धीरे धीरे इसको एकदम नगण्य यानी शून्य किया जा सकता है। तो इस प्रकार से देखिए यह योजना कितनी कारगर साबित हो रही है। अब देखिए अगला जो है वो है सर्व शिक्षा अभियान। ये भी आप लोग देखते होंगे कि अपने देश में जो सरकारी विद्यालय हैं वहां पर इस प्रकार से आपको पोस्टर बैनर लगा हुआ दिखता है, दीवारों पर छपा हुआ दिखता है। तो यह एक योजना थी अपने देश की सरकार की कि जिसमें सभी वर्ग के बच्चों को पढ़ने का मौका दिया जाए और उनको कम से कम प्रारंभिक और पूर्व प्रारंभिक शिक्षा प्रदान की जाए, जिसमें इस योजना का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। देखिए इस प्रकार का भी स्लोगन लिखा हुआ मिलता होगा, पढ़े चलो बढ़े चलो और सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़ें सब बढ़ें, इस तरह से आपको देखने को मिलता होगा। तो देखिए ये सर्व शिक्षा अभियान क्या है, इसको कब शुरुआत किया गया था। सर्व शिक्षा अभियान जिसको हम लोग SSA के नाम से भी शॉर्टकट में जानते। देखिए ये जो सर्व शिक्षा अभियान है भारत सरकार की एक प्रमुख शिक्षा योजना है जिसे 2001 में शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना है। यह योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 1986 और 1992 के आधार पर बनाई गई थी और 2009 में इसको लागू किया गया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत इसको कानूनी समर्थन भी प्राप्त हुआ है, यानी इस योजना को बनाया गया 2001 में और लागू किया 2009 में। इसको कानूनी अधिकार भी प्राप्त है और वो कानूनी अधिकार इसको सर्व शिक्षा अभियान के रूप में जो अपने देश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ था उसके तहत प्रदान किया गया है। इसका देखिए क्या क्या उद्देश्य है, यानी जो सर्व शिक्षा अभियान है इसका क्या उद्देश्य है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला इसका उद्देश्य है सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा यानी यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन सुनिश्चित करना, यानी भारत के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना इसका सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इसके अलावा देखिए 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना, यानी सभी बच्चों को शिक्षा प्राप्त करना है लेकिन अनिवार्य रूप से और मुफ्त में यानी निःशुल्क प्राप्त करना है, ये दूसरा उद्देश्य है। तीसरा उद्देश्य देखिए क्या है, लड़कियों और पिछड़े वर्गों SC ST विकलांग और अल्पसंख्यक के बच्चों को शिक्षा से जोड़ना है। चौथा उद्देश्य बेसिक शिक्षा के साथ बच्चों का सर्वांगीण विकास भी करना है, यानी उनको बेसिक शिक्षा भी प्रदान करनी है और उसका संपूर्ण विकास भी करना है, जिसमें उनका संज्ञानात्मक विकास, भावनात्मक विकास, सामाजिक विकास, शारीरिक विकास, हर तरह का विकास उनका करना है। इसके अलावा देखिए शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना है और सभी स्कूलों में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना है, यानी शिक्षा में सुधार भी करना है और स्कूलों में बच्चों को पढ़ने के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत होती है उन सभी आवश्यक सुविधाओं को उपलब्ध भी कराना है। अगला उद्देश्य बाल श्रम को रोकना और स्कूल ड्रॉप आउट दर को कम करना है। इससे बालकों में जो बाल श्रम होता था, घर के लोगों के द्वारा इनसे काम करवाया जाता था, तो इसको भी रोकना है। क्यों ऐसे होगा? क्योंकि जिन गार्जियन के पास पैसे नहीं होते थे, आर्थिक रूप से उनके सक्षमता नहीं होती थी, तो अपने बच्चों को किसी काम में लगा देते थे, किसी ढाबे पर, किसी होटल में बर्तन धोने के लिए, कुछ और साफ सफाई करने के लिए। तो इन सब चीजों को इससे बंद किया जाता है। क्यों? क्योंकि उन गार्जियंस को अब पैसा नहीं देना पड़ता है और उनके बच्चे स्कूल में जाके पढ़ते भी हैं और उसके साथ साथ उनको वहां पर भोजन भी प्राप्त होता है। उसके अलावा उनको वहां पर किताबें मुफ्त में मिलती हैं और उनको किसी भी प्रकार की कोई फीस नहीं देनी पड़ती, उनको यूनिफॉर्म भी प्रदान किया जाता है। तो ये सारी सुविधाएं इसको माध्यम से दी जा रही हैं, जिससे बच्चों को बेहतर तरीके से प्राथमिक शिक्षा मिल रही है। स्कूलों में ड्रॉप आउट दर भी कम हो रही है क्योंकि उनको भोजन प्रदान किया जाता है और उनको विभिन्न प्रकार के खेल सामग्री वगैरह को भी वहां उपलब्ध कराया जाता है।
अब देखिए इसके मुख्य घटक और कार्यान्वयन, यानी इसके मेन कंपोनेंट्स कौन है और इसको कार्यान्वित कैसे किया जाता है। तो देखिए इसके लिए विद्यालयों का निर्माण और बुनियादी ढांचा सुधार किया जाता है, यानी नए स्कूल की स्थापना और पुराने स्कूलों का नवीनीकरण किया गया, यानी इसके तहत नए स्कूल बनाए गए हैं, प्राथमिक विद्यालय बनाए गए हैं, और जो प्राथमिक विद्यालय पहले से चल रहे थे उसको मॉडर्नाइज किया गया है, नवीनीकरण किया गया है। इसके अलावा देखिए कक्षाओं, शौचालयों, पीने की पानी की सुविधा, पुस्तकालय, कंप्यूटर लैब आदि का निर्माण किया गया है। आप लोग जाके देख सकते हैं कि आजकल प्राथमिक विद्यालयों में देखिए किस प्रकार की सुविधा सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई गई है। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। दूसरी चीज शिक्षक प्रशिक्षण और भर्ती। इसके लिए देखिए अधिक योग्य और प्रशिक्षित शिक्षकों की भर्ती की जाती है। इसके लिए देखिए विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं कराई जाती है। जैसा आप लोग जानते हैं कि टेट और सुपर टेट का एग्जाम कराया जाता है, जिसमें जो अभ्यर्थी सफल होते हैं उन्हीं को इसमें भर्ती किया जाता है। शिक्षकों के लिए नियमित प्रशिक्षण और कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है। जो शिक्षक इसमें भर्ती हो जाते हैं, जिनको रिक्रूटमेंट मिल जाती है, तो उनको देखिए समय समय पर प्रशिक्षित किया जाता है और सरकार के द्वारा प्रदान की गई नई नई योजनाओं परियोजनाओं से भी उनको अवगत कराया जाता है। शिक्षण विधियों में सुधार और डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भी प्रयास किया जाता है। शिक्षकों को विभिन्न समय पर विभिन्न डिजिटल माध्यमों से भी उनको प्रशिक्षित किया जाता है और डिजिटल माध्यमों का उपयोग करना भी सिखाया जाता है। इसके अलावा देखिए लड़कियों और हाशिए पर रहने वाले बच्चों के लिए विशेष योजना भी इसके तहत चलाई गई है, जिसमें देखिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना की गई है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों के लिए आवासीय विद्यालय के रूप में कार्य करता है। यहाँ पर जो गरीब घर की लड़कियां होती हैं, जो हाशिए पर रहने वाले वर्ग की लड़कियां होती हैं, उनको बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है और उनको वहाँ पर हॉस्टल फैसिलिटी भी मिलती है, जिससे उनको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होती है। इसके अलावा देखिए एससी एसटी अल्पसंख्यकों और दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष सहायता योजनाएं भी इसके तहत प्रदान की जाती हैं। अगली चीज देखिए क्या है, बच्चों को मुफ्त सुविधाएं, यानी बच्चों को देखिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, वर्दी यानी उनको यूनिफॉर्म, नए शिक्षण सामग्री आदि प्रदान की जाती है। इसके अलावा देखिए बच्चों को मध्याह्न भोजन योजना यानी मिड डे मील के तहत पौष्टिक भोजन भी उपलब्ध कराया जाता है। इसके बाद देखिए सामुदायिक सहभागिता और निगरानी की सुविधा इसके तहत उपलब्ध कराई जाती है। इसमें देखिए माता पिता, शिक्षकों और समुदाय के अन्य लोगों को स्कूल प्रबंधन समितियों से जोड़ा गया है, जो विद्यालयों के विकास और शिक्षण गुणवत्ता पर स्थानीय स्तर पर निगरानी की व्यवस्था के रूप में जाना जाता है। तो यानी वहाँ के समुदायों को भी विद्यालयों से जोड़ दिया जाता है। वहाँ पे माता पिता, शिक्षक सबको एक साथ जोड़ के एक कमेटी बना दी जाती है और फिर उस कमेटी के माध्यम से विद्यालय में किस प्रकार का सुधार किया जाना चाहिए, ये सारी चीजों पर भी ध्यान दिया जाता है। अब देखिए सर्व शिक्षा अभियान और शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ये दोनों एक दूसरे से किस प्रकार से सम्मिलित होकर बेहतर तरीके से कार्य कर रहे हैं। तो देखिए जब 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ, तब सर्व शिक्षा अभियान को इसके तहत सम्मिलित कर दिया गया और इस अधिनियम के अनुसार इसमें देखिए क्या क्या बातें जो है अनिवार्य कर दी गई। 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना राज्य की जिम्मेदारी बना दिया गया। बिना भेदभाव के सभी बच्चों को समान शिक्षा का अधिकार दिया गया। प्राइवेट स्कूलों को 25% सीटें गरीब और वंचित बच्चों के लिए आरक्षित करने का नियम बनाया गया। शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता और वेतन सुनिश्चित किया गया। तो ये सारी चीजें देखिए इसके तहत की गई। अब देखिए जो सर्व शिक्षा अभियान है उसका क्या प्रभाव है, यानी सर्व शिक्षा अभियान जो सरकार के द्वारा चलाया गया, इससे क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिए सबसे पहला प्रभाव पड़ा विद्यालयों की संख्या में वृद्धि, यानी हजारों नए विद्यालयों की स्थापना की गई, जिससे बच्चों की शिक्षा तक पहुंच बढ़ी। इसीलिए देखिए आप लोग देखते हैं कि गांव-गांव में प्राथमिक विद्यालय आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये देखने को इसी वजह से मिल रहे हैं कि यह योजना सरकार के द्वारा जब शुरू की गई थी, तब जाके ये इस प्रकार से विद्यालयों की स्थापना बहुत
तेजी से हुई है अपने देश के हर जगह। उसके बाद देखिए इसका दूसरा प्रभाव हुआ है लड़कियों या बालिकाओं की शिक्षा में सुधार, यानी सर्व शिक्षा अभियान के तहत विशेष योजनाओं, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जैसी पहल से लड़कियों की शिक्षा दर में वृद्धि हुई है। ड्रॉप आउट दर में कमी हुई है, यानी गरीब और वंचित बच्चों को जब मुफ्त शिक्षा मिलने लगी तो वो स्कूल छोड़कर जाने से रुक गए, यानी स्कूल छोड़कर अब नहीं जाते। ऐसे क्या होता था कि गरीबी की वजह से, भुखमरी की वजह से, वो लोग आर्थिक तंगी की वजह से वो लोग स्कूल में पढ़ने नहीं जाते थे। तो इस तरह से इसमें कमी आई है। उसके बाद देखिए शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हुआ है जब इसमें प्रशिक्षित शिक्षकों को भर्ती किया जाने लगा, डिजिटल शिक्षा को अपनाया गया, नियमित मूल्यांकन से पढ़ाई की गई तो पढ़ाई की गुणवत्ता बहुत बेहतर हुई है। बहुत से ऐसे आपको प्राथमिक विद्यालय मिल जाएंगे जिसका बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस होता है और उनको सरकार के द्वारा विभिन्न समयों पर पुरस्कृत भी किया जाता है। बच्चों के पोषण में सुधार, मध्याह्न भोजन योजना, मिड डे मील से बच्चों को पौष्टिक आहार मिलने लगा जिससे उनकी उपस्थिति और स्वास्थ्य में सुधार हुआ। आप लोग देखेंगे कि बहुत से ऐसे प्राथमिक विद्यालय हैं जिनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिनकी बनावट है, आप जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये एक तो बहुत अच्छे प्राइवेट स्कूल से भी बेहतर है। तो वहाँ पर यदि अच्छे शिक्षक भी रहते हैं, ट्रेंड शिक्षक रहते हैं, तो बच्चों को अच्छी शिक्षा भी मिलती है। तो ये सारा किस वजह से संभव हो पा रहा है? इसी योजना की वजह से। ठीक है, अब देखिए ये सब जो प्रभाव हैं, ये सब जो फायदे हैं, इसके अलावा देखिए इस अभियान में कुछ चुनौतियां भी हैं। देखिए कोई भी काम होता है तो उसको करते समय कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ चुनौतियां भी आती हैं, तो वो चुनौतियां इसमें भी मौजूद हैं। देखिए शिक्षा की गुणवत्ता में असमानता, इसमें देखिए क्या चुनौतियां हैं कि कुछ शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के जो विद्यालय होते हैं उसमें देखिए शिक्षा की गुणवत्ता में अंतर दिखाई देता है। यानी ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ प्राथमिक विद्यालय ऐसे स्थानों पर होते हैं जहां पर नियमित निगरानी और जांच नहीं की जा सकती है, तो जिसके वजह से वहां के शिक्षकों के द्वारा मनमानी तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाता है, मनमानी तरीके से सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, कभी कभी क्लास भी नहीं ली जाती है। तो ये सारी चीजें जो है असमानता को दृष्टिगत, शहरी क्षेत्रों में क्या है कि हमेशा समय समय पर निगरानी होती रहती है और वहाँ के जो गार्जियन होते हैं वो जागरूक होते हैं, जिसके वजह से वहाँ क्वालिटी में थोड़ा सुधार दिखता है, बेहतर दिखता है। उसके अलावा देखिए बुनियादी सुविधाओं की कमी, कई विद्यालयों में अभी भी पर्याप्त कक्षाएं, शौचालय और स्वच्छ पेयजल की कमी है। देखिए कुछ ऐसे भी विद्यालय हैं जो दूर दराज के क्षेत्रों में हैं, तो वहां पर जो मौलिक सुविधाएं होती हैं, आधारभूत सुविधाएं होती हैं, वो सही मात्रा में उपलब्ध नहीं है। तो ये सब इसकी चुनौतियां हैं। शिक्षकों की कमी और प्रशिक्षण की समस्याएं, कई सरकारी स्कूल जो हैं ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे हैं जहां पर पर्याप्त मात्रा में शिक्षक नहीं है, जिसके वजह से वहां पर बच्चों का पठन पाठन प्रभावित हो रहा है। या फिर कुछ शिक्षक ऐसे हैं जो प्रशिक्षित नहीं है, पहले से भर्ती किए गए हैं, तो जो उनको अच्छा प्रशिक्षण नहीं मिला है, जिससे वो अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। बच्चों की उपस्थिति और ड्रॉप आउट दर, कई बच्चे जो है गरीबी, बाल श्रम और सामाजिक कारणों से स्कूल छोड़ देते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ही गरीब होते हैं, बहुत आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, तो वो विद्यालय में नहीं जाते हैं। या फिर कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो जिसके वजह से इन विद्यालयों में क्लास छोड़ने की, स्कूल छोड़ने की गतिविधि देखी जाती है। बच्चे जो निजी स्कूल हैं, निजी विद्यालय हैं, उनके प्रति आकर्षित होते हैं, तो उसके वजह से भी उसमें संख्या कम देखी जाती है। अब देखिए सर्व शिक्षा अभियान में सुधार के लिए कुछ हाल फिलहाल में जो पहल की गई है, उसमें देखिए पहली पहल की गई है समग्र शिक्षा अभियान के रूप में, यानी यह पहल 2018 में की गई है। इसमें देखिए सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा को मिलाकर एक नई योजना के रूप में चालू किया गया है। इसमें डिजिटल शिक्षा, शिक्षकों के प्रशिक्षण और इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष जोर दिया गया है। यानी इसमें 3 चीजों को एक साथ मिलाकर तब जाके इसको क्रियान्वित करने का प्रयास किया जा रहा है। उसके बाद देखिए
हाल फिलहाल में अपने देश की सरकार के द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 लागू की गई है, जो 3 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण योजना के रूप में है। इसमें संस्थागत और पाठ्यक्रम सुधार के जरिए शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने पर ध्यान दिया जा रहा है। इसके अलावा देखिए, डिजिटल शिक्षा और एकलव्य मॉडल विद्यालय बनाए गए हैं, जिसमें छात्रों को और वहां पर शिक्षकों को डिजिटल माध्यम से शिक्षा उपलब्ध कराने और उनको प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नई पहलें भी शुरू की जा रही हैं। आदिवासी और दूर दराज के क्षेत्रों के बच्चों के लिए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय भी स्थापित किए गए हैं। अभी हाल फिलहाल में ही देखिए, अपने देश की सरकार के द्वारा एकलव्य मॉडल स्कूल के लिए वैकेंसी निकाली गई थी, बहुत से शिक्षकों की भर्ती हुई थी। उस भर्ती के बाद देखिए, अब फिर ही इस समय भी अभी भर्ती आने वाली है, जिसमें सुनने को मिल रहा है कि लगभग 38-39 हजार वैकेंसी आने वाली है। तो इस प्रकार से सरकार देखिए, जो आदिवासी क्षेत्र के जो बच्चे हैं उनको बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए इस योजना को शुरू की है। अब देखिए, इस योजना का निष्कर्ष क्या निकल के आया कि सर्व शिक्षा अभियान भारत में शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने की एक ऐतिहासिक पहल है। इस योजना से लाखों बच्चों को शिक्षा का अधिकार मिला है और विद्यालयों की संख्या व शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। हालांकि अभी भी कई चुनौतियां बनी हुई हैं, जिन पर सरकार नई नीतियों और योजनाओं के माध्यम से कार्य कर रही है। समग्र शिक्षा अभियान और नई शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से सर्व शिक्षा को और अधिक प्रभावी बनाया जा रहा है। यानी सर्व शिक्षा अभियान इतनी सारी चुनौतियों, कमियों के होने के बावजूद भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अभी भी अपने देश की प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था में निभा रहा है। इसके साथ साथ जब बाद में कुछ नई योजनाओं को इसमें शामिल कर दिया गया, जिसमें समग्र शिक्षा योजना और नई शिक्षा नीति 2020 को जब इसमें शामिल किया गया, इसका उपयोग किया गया, तो यह और भी बेहतर धीरे धीरे हो रही है और मान के चला जा रहा है कि अपने देश की जो प्राथमिक शिक्षा है और भी बेहतर हो सकती है। ठीक है, तो आज की क्लास में देखिए यहीं तक रखते हैं और नेक्स्ट क्लास में आगे की जो महत्वपूर्ण योजनाएं, परियोजनाएं हैं, उनका भी अध्ययन किया जाएगा। और आज की क्लास में मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीजें अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। आप लोगों ने इतने देर तक मेरी क्लास में अपने आप को बनाए रखा, इसके लिए भी आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।